दुनिया के सबसे खतरनाक हथियारों में गिने जाने वाली AK-56, AK-47 खरीदने हमारे रिपोर्टर्स पहुंचे थे नेपाल, आतंकवादियों के ही अड्डे पर। लेकिन हमें हैरानी हुई जानकर कि ग्रे मार्केट में हथियार महंगे मिलने के बजाय असल से भी बहुत कम दाम पर मिलते हैं और खासकर भारत में इस्तेमाल करने के लिए खरीदे गए हथियारों पर मिलती है सब्सिडी। जरा ध्यान से सुनिए इस आदमी की बातों को। भला क्यों इतना महंगा असला यह हमें सिर्फ 70,000 रुपए में देने को राजी है। वो कहता है कि हथियार पाकिस्तान से आएंगे। वो ये भी कहता है कि आप हिंदुस्तानी हैं, इसीलिए आपसे ज्यादा पैसा नहीं लेंगे। भला कौन है वो जो भारत में आतंक को सब्सिडी दे रहा है? क्यों भारत में आतंक फैलाने वालों को सस्ते मिल जाते हैं हथियार? और कहां से होती है आतंकियों से सस्ते हथियार मुहैया कराने के लिए फंडिंग? पैसे लेना और हथियार दिखा भर देना ही उसका काम है। हथियारों की डिलीवरी वो कराएगा या कोई और, ये ना वो खुद जानता है ना ही किसी और को बता सकता है। AK-47, AK-56, ग्रेनेड्स, पिस्टल्स, इतनी आसानी से होम डिलीवरी के सौदे। ऑपरेशन महाविनाश। हथियारों की इस डील का सबसे बड़ा राज अभी खुलना बाकी है। रियाज के पास दिखाने के लिए हथियार हैं भी या नहीं? इतना बड़ा हथियारों का सरगना कितनी बेतकल्लुफी से हमारे साथ इस सौदे को अंजाम दे रहा था। क्या ऐसे ही होती है दुनिया भर के आतंकवादियों की हथियारों की डील? और क्या ऐसे ही पहुंचता है भारत में आतंक का सामान? रियाज ने हमें असलाह चेक करने की छूट दे दी थी कि अचानक रियाज का फोन बज उठा। फोन पर बात खत्म होते होते यह साफ हो चुका था कि रियाज पाकिस्तान में ही किसी से फोन पर बात कर रहा था। इलियास ने खोली रियाज के पीछे की अलमारी। हमारे दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं, लेकिन हमारा पूरा ध्यान उसकी बातों की बजाय पीछे की अलमारी की तरफ था, जहां से इलियास हथियार निकाल रहा था। हमें हथियार दिखाने के लिए खुद रियाज ने उसे चेक किया और उसके बाद AK-47 हमारी तरफ बढ़ा दी। यह आतंक की दुनिया का सबसे खतरनाक चेहरा था। हमारी आंखों के ठीक सामने हमारे हाथ में थी वो कलाशनिकोव बंदूक जिसने दुनिया भर के मुल्कों में आतंक को नया नाम दे दिया। और सिर्फ AK-47 ही नहीं, वो एक एक करके और सैंपल भी निकाल रहा था और हमारी उंगलियां आतंक के इस हथियार पर फिसल रही थी। आतंक का नकाब उतर रहा था। हमें एक एक करके सारे सवालों के जवाब मिल रहे थे
कैसे देश की सरहद के पार रचा जा रहा है तबाही का ताना बाना, कैसे आतंक का नेटवर्क कराता है इस सामान की होम डिलीवरी, और कैसे बिचती है आतंकी हमलों में आम आदमी की मौत की बिसात। अब तक हमने आपको दिखाया कि कैसे सरहद पार चल रहा है आतंक का खेल, नेपाल सरहद पार। अब हम आपको दिखाएंगे आतंक के इस खेल के कुछ और खतरनाक चेहरे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार के मुकाबले आतंक के ये सौदागर क्यों देते हैं सस्ते में हथियार, और कैसे होती है आतंक की होम डिलीवरी। ऑपरेशन महाविनाश। अब तक आपने सिर्फ सुना ही होगा कि आतंक के सौदागरों की बड़ी बड़ी डील्स शराब और शबाब की महफिल में होती हैं, या हो सकता है कि आपने किसी फिल्म में ऐसा सीक्वेंस देखा हो। लेकिन हम आपको दिखाएंगे आतंक के सौदागरों की ऐसी ही पार्टी का लाइव फुटेज, जहां शराब और शबाब के साथ एक ही छत के नीचे थे दुनिया के कई नामचीन हथियारों के सौदागर। लोहा गर्म है, मार दो हथौड़ा। महबूबा 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 महबूबा। हथियारों के सौदागरों की महफिल देखकर हमें भी सबसे पहले शोले फिल्म का यही सीन याद आया था। लेकिन यकीन मानिए, असल जिंदगी में आतंक के इन खिलाड़ियों की महफिल देखना भी जान जोखिम में डालने से कम नहीं होता। जरा गौर से देखिए, रंगीन रोशनियां, नशे में डूबा समा, चारों तरफ हंसने और खिलखिलाने की आवाजें, और स्टेज पर नाचती एक हसीना, कान फोड़ देने वाले संगीत और बहका देने की हद तक बहने वाली शराब के बीच भी हथियारों के ये सौदागर काम की बात कर लेते हैं, क्योंकि इनका खेल रचा जाता है इशारों ही इशारों में। यहां बातें कम होती है, धंधा ज्यादा, लेकिन धंधे के साथ साथ मौज मस्ती का दौर भी देर रात तक चलता रहता है। रात जवान होने के साथ साथ धंधा पीछे छूट जाता है और अय्याशी हावी हो जाती है। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता है, नाचने वाली लड़की के कपड़े कम होते जाते हैं और माहौल की रंगीनियत में घुल जाती है इन सौदागरों की हैवानियत। अंधेरे में छुपे कैमरे से ली गई ये तस्वीरें बेशक पार्टी की मौज मस्ती को उसके असली रंगों के साथ बयां न कर पा रही हूं, लेकिन वहां के माहौल की एक बानगी जरूर दे देती हैं। और इंद्रजीत हमारे साथ हैं, जो लगातार हमें बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने स्टिंग ऑपरेशन को अंजाम दिया। इंद्रजीत, ये तस्वीरें कुछ अलग ही नज़ारा पेश करती हैं। लगता है कि इतने बड़े आतंकवादी गुट के लोग जो दुनिया भर में हथियार बेचते खरीदते हैं, वो इस तरह की पार्टीज करते होंगे, फिल्मी अंदाज में डीलिंग होती होगी। देखिए रोहित, मैं आपको बता दूं कि ये जो पार्टी थी ये हमारी उस इनिशियल स्टेज की जो प्लानिंग थी उसका एक हिस्सा थी, क्योंकि हम उस वक्त इस दौर में थे कि हम पैठ बना रहे थे। हम उन लोगों तक पहुंचने की लगातार कोशिश कर रहे थे। उस वक्त हमें जो पता चला, जो हमारे सूत्र ने बताया और हमें लेके गया एक ऐसी पार्टी में जहाँ कई ऐसे चेहरे थे जिनकी तलाश भारत सरकार को है, जिनकी तलाश उत्तर प्रदेश और यहाँ के राज्यों की तमाम पुलिस को है, और वो खुलेआम वहाँ पे मौज मस्ती कर रहे थे। शायद हमें उस पार्टी में जाना इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि हम उनके नेटवर्क में घुसना चाहते थे और उस असल हकीकत का, जो वास्तव में हकीकत थी, उसका पता करना चाह रहे थे। तो रोहित, ये उस वक्त का दौर था जब ये पार्टी ऑर्गेनाइज़ की गई थी। और आपको मैं बता दूं कि ये शायद जो फुटेज हमने दिखाए ये उस वक्त के हैं जब सब कुछ शालीनता से चल रहा था। एक दौर वो भी आया जिसे शायद दिखाना टीवी पर सही नहीं होगा। वाकई जो लड़कियां वहाँ पे डांस कर रही थी वो इस स्थिति में थी जहाँ हमारे कैमरे ने जो तस्वीरें रिकॉर्ड की वो वाकई काफ़ी आपत्तिजनक थी। और ये सौदागर भी जिस तरह से शराब पीने के बाद जिस तरह से वहाँ पर अय्याशी कर रहे थे, वाकई वो चौंका देने वाले दृश्य थे, क्योंकि कुल मिला के इनको देखने से ये लग रहा था कि इन्हें किसी तरह भी
कानून का कोई डर नहीं है। जो हिंदुस्तान से भागे हुए भगोड़े अपराधी थे उन्हें भी कानून का कोई डर नहीं लग रहा था, क्योंकि उन्हें पता था कि वो सीमा पार के एक मुल्क में बैठे हैं जहाँ उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और शायद यही जो उनके दिमाग में तस्वीर कानून की कमज़ोर बन रही है उन्हें लगातार बढ़ावा दे रही है इस तरह की गतिविधियों को अंजाम देने के लिए। और जो हमारी एजेंसीज़ हैं, हमारी सरकार हैं, शायद उन पर हाथ नहीं डाल पा रही हैं। जी, हमारे साथ इंद्रजीत मौजूद हैं, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल जी। जायसवाल साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। जायसवाल जी, हमारे रिपोर्टर्स, हमारी टीम पहुंची नेपाल और वही हम अभी दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरीके से नेपाल में पहुंचकर किसी जरिए से पहुंचकर वहां पे AK-47, AK-56, RDX ग्रेनेड्स इनकी डील की जा सकती है, पैसे दिए जाएं और फिर डिलीवरी हिंदुस्तान में की जा सकती है। देखिए, हमने आपका पूरा ये प्रोग्राम तो देखा नहीं है जी, लेकिन नेपाल में क्या हो रहा है इसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं कि नेपाल की क्या स्थिति है, वहाँ किस तरीके से डील होती हैं, हथियार बेचे जाते हैं, खरीदे जाते हैं। लेकिन इतना हम जरूर कह सकते हैं कि भारत और नेपाल की सीमा बिल्कुल पोरस सीमा है जी। आप जानते हैं कि खुली हुई सीमा है, लेकिन इस तरीके से हथियार जैसा आप कह रहे हैं हम नहीं समझते हैं कि हमारे देश में आ पाते हों, क्योंकि पूरी सीमा पर हमारी SSB की फोर्स लगी होती है। किसी भी तरह के हथियार लाना आसानी से संभव नहीं हो सकता है। फिर भी चूंकि खुली हुई सीमा है, इसलिए इक्का दुक्का इस तरीके की घटनाएं घट जाती हों तो उससे हम इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमारी सीमा पर जिस तरीके से SSB लगी हुई है वो रोकथाम करती है। इसके बाद मान लीजिए किसी तरह से हथियार किसी स्टेट में आ ही जाएं, नेपाल की सीमा से लगा हुआ उत्तर प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, उत्तरांचल है, और लेकिन इन तीनों स्टेट की पुलिस भी इन चीज़ों की निगरानी करती है कि किसी भी तरीके की स्मगलिंग न होने पावे। और ख़ास तौर से हथियारों की और विस्फोटकों की खास तौर से निगरानी करती है। इसलिए बहुत ज्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। चिंतित होने की आवश्यकता जरूरी है। जैसे आप चिंतित होने की आवश्यकता क्यों है वो भी हम तस्वीरें अभी दिखाएंगे कि किस तरीके से हमारी टीम वहां पहुंच सकती है। तो अगर हमारी टीम इस तरीके से पहुंच सकती है और इस तरह की डील हो सकती है तो कुछ ना कुछ तो चौकन्ना होने की किसी हद पर तो जरूरत है। दूसरी चीज किशोर, जो हम आगे दिखाने वाले हैं अपने दर्शकों को, दीजिए जी। सतर्कता बहुत जरूरी है, चाहे वो स्टेट पुलिस की सतर्कता हो, चाहे हमारी SSB की फोर्स की सतर्कता हो। हमको सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आजकल इस 21वीं सदी के टेक्नोलॉजी के युग में बहुत सारे इस तरीके के अपराध हो रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय जगत में हो रहे हैं। और अंतर्राष्ट्रीय जगत में होने वाले अपराधों के साए हमारे देश में न पड़े ये संभव नहीं है, क्योंकि हमारे देश की थल सीमा इतनी बड़ी है, जल सीमा इतनी बड़ी है, नभ सीमा इतनी बड़ी है, पहाड़ी सीमा इतनी बड़ी है। इस चप्पे चप्पे पर न तो पुलिस तैनात की जा सकती है और न ही इतनी बड़ी आबादी के मुल्क में एक एक चीजों की तलाशी ली जा सकती है। बिल्कुल जायसवाल साहब, आपकी बात जायज है, लेकिन जो तस्वीरें हम आपको दिखाने वाले हैं उससे कम से कम इस बात का तो अंदाजा हो ही जाएगा कि कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जो लूप होल्स बन रही हैं और उन पर नजर रखी जानी चाहिए।